नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। कलयुग एक ऐसा युग जहां पर करप्शन बढ़ जाएगा, आपस में लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे और छोटी छोटी बातों में लड़ाइयाँ होने लगेंगी। ये अनेकों चीज़ें सुनने को मिलती हैं और काफ़ी सारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं किसी बड़ी बड़ी जगह से जुड़े हुए हैं, वो आकर बड़े बड़े शोज़ में कहते हैं कि कलयुग, अभी तो कलयुग बच्चा है, आगे चल के तो ऐसी ड्रेन होगी, पता नहीं क्या होगा, फलाना ढिमकाना, अंधाधुंध बातें चल रही हैं। ठीक है, और कलयुग तो सबसे बुरा युग है, इसमें तो ऐसा ही होगा, बमबारी होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। इससे पहले वाले युग में आपने जी के देखा था क्या? इससे पहले, आज से पहले का जो युग था, उसमें क्या आप जिंदा थे? आपने उस युग को देखा कि उस युग में क्या होता था? आज से पहले द्वापर युग की बात करते हैं, वहाँ पे महाभारत हुई थी। महाभारत क्यों हुई थी? उससे बड़ा युद्ध नहीं हुआ आज तक। तो वो युग इस युग से बढ़िया कैसे हो गया? ये सवाल हमारे सामने उठना चाहिए। और उससे पहले भी अगर हम जाएं श्री राम के युग में, उस समय पर राक्षसों का वास था और राक्षस लोगों को जीने नहीं देते थे। उससे पहले भी आप चले जाओ, पता नहीं किस किस समय पर कैसे कैसे राक्षस हुआ करते थे। महिषासुर, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, अंधाधुंध राक्षस है, राक्षस ही राक्षस। राक्षसों की बात पता नहीं कब से चली आ रही है और हर राक्षस का वध किया जाता था। हर राक्षस हर युग में नाक में दम करते थे लोगों के। उन युगों के बारे में हमने केवल सुनाया, हम उस युग में नहीं जिए। और हम ये कहते हैं कि वो युग इस वाले युग से बढ़िया था। और ये जो लिटरली दे रियली स्पिरिचुअल लीडर्स जो ये कह रहे हैं कि कलयुग में आगे तो आगे ऐसी ड्रेन होगी, ये होगा वो होगा, अभी तो कलयुग बच्चा है, एटसेट्रा। ये क्या है? ये हमें फ्यूचर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। इस समय पर ये जो कलयुग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे कलयुग के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। कलयुग का मतलब होता है कि ऐसा युग जिसमें मशीन्स होंगी। मतलब इस समय पर हमारे पास अनेकों प्रकार की मशीन्स है। ये मोबाइल फ़ोन भी एक तरीके की मशीन है और ऐसे ही अनेकों चीज़ें जिनकी मदद से हम आज की डेट में इतनी आसानी से पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन में है। इससे बढ़िया युग क्या आज से पहले था? सदगुरु कहते हैं कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आज से पहले दुनिया में नहीं थे। चाहे भगवान बुद्ध आए, चाहे भगवान कृष्ण आए, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एक जगह बैठे और पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाए और पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दी जा सके। तो कलयुग वो गोल्डन युग है, वो गोल्डन एरा है जहाँ पर हम लोग इजीली इतनी इजीली लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये कलयुग ऐसा युग है जहाँ पर हम लोग, हमारा जो सर्वाइवल है वो इतना ज़्यादा इजी है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे पास खाना हमारे घर में पहुंच रहा है, हमें बस खाना कुक करना होता है, बनाना होता है। आपको जाके अलग से खेती बाड़ी नहीं करनी है। आज से 30-40 साल पहले की बात करो, 50-60 साल पहले की बात करो, लोगों को अपना खाना खुद उगाना पड़ता था। आज से 100-200 साल पहले की बात करो, लोग कृषि, हमारे देश तो वैसे भी कृषि प्रधान रहा है, हम लोगों को खाना उगाना पड़ता था। तो वो आसान जीवन था या ये आसान जीवन है? जो भी लोग ये बोलते हैं ना, मुझको मतलब ये समझ नहीं आता है कि आप जिस युग में आप रह रहे हो, इतनी आसान जीवन जिस युग में है आपका, आप ये कह रहे हो कि ये तो बड़ा बेकार युग है, इसमें तो ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। तुम इतनी आसानी से उस जगह पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये इसी युग की पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से आप इतनी बढ़िया स्टेट में हो। एसी के कमरे में बैठकर कलयुग को दोष देना, क्या है ये? व्हाट इज दिस? एक और चीज़ हम चलते हैं। अब लोग जो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कलयुग क्या मायने रखता है, या कलयुग क्या एक्चुअली में है क्या कलयुग? तो दोस्तों वैसे 4 युग बताए जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग हैं।
तो स्पिरिचुअलिटी के रिस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे। ये बताया जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो एक बहुत बड़ा कोई स्टार है या बड़ा सन है, उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। यहाँ से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, आप उसको समझिएगा। दोस्तों, एक तत्व होता है अग्नि तत्व। टोटल 5 तत्व होते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाशिक तत्व सबसे ऊंचे स्तर का तत्व होता है और उसे ही हाईएस्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, जो अग्नि तत्व होता है, जब अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि प्रज्वलित होने के बाद होता क्या है कि अग्नि जब जहाँ पे प्रज्वलित होती है उसके आसपास आकाश तत्व क्रिएट होता है। जैसे अब देखो, सूर्यदेव जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा चुके हैं और इस समय पर होता क्या है कि जो धरती है इसमें ऊर्जा बढ़ने लगती है। आप देखें कि जब सर्दियां होती हैं तो हम लोग डल होने लगते हैं, नींद ज़्यादा आती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियां आने लगती हैं वैसे हम लोग एक्टिव होने लगते हैं। तो कुछ चीज़ ऐसी है कि जैसे ही हम सन के पास जाने लगते हैं तो हमारे अंदर एनर्जीज अपने आप राइज होने लगती हैं। तो यही जो एनर्जी है वो हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न है, हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न है। और अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो ये एनर्जी आपको ज़रूर चाहिए। तो जब हम लोग अग्नि तत्व के पास होते हैं तो अग्नि तत्व के आसपास एक आकाशिक तत्व क्रिएट होता है। तो जितना ज़्यादा आप आकाशिक तत्व के पास रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो इंटेलिजेंस है वो ग्रो करेगी। इस चीज़ को समझना, जितना ज़्यादा आप आकाशिक तत्व के पास रहेंगे उतना आपकी इंटेलिजेंस ग्रो करेगी। इसीलिए भारतवर्ष में यज्ञ किए जाते थे, अनेकों यज्ञ इसलिए किए जाते थे क्योंकि वहाँ पर हम अग्नि में आहुति डाल रहे हैं और उसके आसपास एक आकाशिक तत्व क्रिएट होता है जो हम सब के लिए फायदेमंद है। आप कभी जब हवन हो रहा हो उसके आसपास बैठिएगा, आपको पता चलेगा कि उस हवन के कारण आपके अंदर कुछ चीज़ें बदलने लगी है, कुछ प्रभाव उसका आपके ऊपर रह जाएगा। तो ये कहा जाता है कि जब कलयुग आता है तो जो बड़ा एक सन है जिसके अराउंड हमारा सोलर सिस्टम रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उससे हमारे सोलर सिस्टम की दूरी बढ़ जाती है। सबसे दूर इस समय पर जब कलयुग है तो सबसे ज़्यादा दूरी कलयुग के समय पर हमारे सोलर सिस्टम की उस सन से है। तो जितना दूर इस सन से हमारा सोलर सिस्टम दूर रहेगा तो उतना कम आकाशिक तत्व जो इस सूरज की वजह से क्रिएट हो रहा है, हम उस आकाशिक तत्व से दूर है। जितना ज़्यादा हम इसके पास जाएंगे उतना ज़्यादा ये आकाशिक तत्व हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो जितना ज़्यादा आकाशिक तत्व के आप पास रहेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी इंटेलिजेंस राइज होगी। तो जब हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में हम उस आकाशिक तत्व के सबसे ज़्यादा पास थे। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि लोग ये बताते थे कि जब सतयुग था तब लोग एनलाइटेंड बहुत ज़्यादा होते थे। फिर धीरे धीरे जब सतयुग के बाद त्रेता आया, फिर द्वापर आया, तो एनलाइटेंड बीइंग्स की जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होने लगे, या फिर एनलाइटनमेंट नेचुरली अवेलेबल नहीं है। नेचर अभी आपको उतनी मदद नहीं कर रहा है। इस चीज़ को समझना, नेचुरली चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है इतनी आसानी से। सर्दियों की अगर आप बात करोगे तो फसल जो है, सेम फसल अगर आप सर्दी में उगाने की कोशिश करोगे और गर्मी में उगाने की कोशिश करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सर्दियों में मुश्किल होती है और गर्मियों में आसान होती है। और आपने देखा सुना होगा कि एक मंथ होता है मार्गजी का या मार्गली, इस समय पर शादी नहीं होती है। मिड दिसंबर से शुरू होता है और जनवरी मिड तक चलता है। क्यों नहीं होता? इस समय पर जो बीज है ना, शादी इसलिए नहीं होती है कि इस समय पर जो बीज है वो ग्रो नहीं करेगा। जब शादी होगी तो दो लोग एक साथ आएंगे और जब एक साथ आएंगे तो बीज धरती पे तो ज़रूर गिरेगा और तो ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा जो है वो अच्छा नहीं बनेगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। इसीलिए उस समय पर शादियां नहीं करवाई जाती थी। सिंपल सी बात है,
सिंपल। तो जितना ज़्यादा हम सन से दूर रहेंगे, बड़े वाले सन से दूर रहेंगे, उतनी हमारी ग्रोथ कम होगी। तो ये बात है, ये है कलयुग। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप इस कलयुग का वरदान देखो। हमारे लिए इस कलयुग का वरदान क्या है? इस कलयुग में हमारे पास नेचुरली वो चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं है जो शायद सतयुग में रही होंगी, लेकिन हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग गुरुओं से जुड़ पाते हैं और उनके माध्यम से ही हमने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी। तो हमें तो इस कलयुग का बहुत बहुत आभारी होना चाहिए, इस कलयुग को धन्यवाद करना चाहिए जिस युग में हम लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसका तो धन्यवाद किया जाना चाहिए। और इस कलयुग में एक चीज़ हम लोगों को करनी है कि हम तक चीज़ें बड़ी आसानी से आ रही है। आज से पहले के लोगों की अगर हम बात करें तो उनको अगर कोई आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी होती थी तो उनको दर बदर भटकना पड़ता था, लेकिन हम आज की डेट में अगर देखें तो हम बहुत जो जेन्युइन गुरु हैं उन तक भी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारे पास सारी डिटेल्स आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये है कलयुग का फ़ायदा। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, भारतवर्ष में एक चीज़ बड़ी प्रबल रही है, वो रहा है मंदिरों में मूर्तियों की, देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती थी। तो अगर नेचुरली एनर्जीज अवेलेबल नहीं है तो हम एक ऊर्जा रूप को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं और वो ऊर्जा रूप के पास जाकर हम अपनी एनर्जीज को राइज करते हैं। तो अगर आप कलयुग को इतना ही दोष दे रहे हैं तो आपके आसपास अगर कोई एनर्जी स्पेस है, आप उस एनर्जी स्पेस में जाकर अपनी साधना कर सकते हैं। और वैसे भी एनर्जी स्पेस या यंत्र आप अपने घर में भी ला सकते हैं। जैसे मेरे पास भैरवी देवी गुड़ी है, ध्यान लिंगम यंत्र है, आप लोग भी अपने पास एनर्जी यंत्रास मंगा सकते हैं। वो यंत्र आपकी बहुत मदद करेंगे। आज से पहले जो नॉलेज पाने में, ये कहा जाता है ना कि आज से पहले कि ब्राह्मण वर्ग को ही कुछ चीज़ों की नॉलेज लेने का अधिकार था, ऐसा मैंने सुना है। मेरे को तो पता नहीं कि मैं उस एरा में नहीं जिया, पर आज की डेट में कोई भी किसी भी तरीके की नॉलेज गेन कर सकता है। इससे बढ़िया युग क्या होगा? और हमें तो पता भी नहीं है ना कि आज से पहले क्या था। हम तो इस समय पे जी रहे हैं। यही मूवमेंट हमारे लिए इनएविटेबल है। यही मूवमेंट हमारे लिए, हमारा जीवन इसी मूवमेंट में है, इसी समय पर है। इसको दोष देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस समय पर आप अपने लिए क्या कर सकते हो, ये करो। दोष दे के वैसे कुछ हुआ भी नहीं है। और फालतू की बातें करना कि आज के बाद तो ऐसी ड्रेन होगी, पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा इनसे बात करके। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आप को किस तरीके से ग्रो करना है, इस चीज़ पर ध्यान देता है। तो आप लोग भी ये ध्यान दें कि आप अपने आप को किस प्रकार से ग्रो करते हैं, क्योंकि टाइम भाग रहा है और आपके पास यही जीवन काल है जिसमें आप सोच समझ पाए कि हमें मुक्त होना है। क्या पता इसके बाद आपको दोबारा ऐसा अवसर मिले या ना मिले। सो दोस्तों, इन फैंटेसीज में ना पड़े कि कलयुग में क्या होगा, हमें क्या पता। और कलयुग को दोष देना बंद करें और अपनी साधना करें, साधना को माध्यम बनाएं अपने आप को मुक्त करने में। मिलेंगे फिर आपसे किसी और वीडियो में। अगर किसी को कोई बात पसंद आई हो तो आई एम सॉरी, बट ये चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था और पर्सनली ना लें अपने ऊपर, बस यही कहना चाहूँगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।